नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के 17वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे करियर इन लाइफ साइंसेस पर, यानी कि लाइफ साइंसेस की फील्ड में मौजूद जो भी एवेन्यूज हैं, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार जी मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के। सर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हैं। सर को लगभग 10 साल से ज्यादा का अनुभव है टीचिंग में और रिसर्च में। सर को लाइफ साइंसेस की फील्ड की एडवांस डोमेन में एक्सपर्टीज हासिल है। अब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की डायरेक्टर मैडम मिसेस एम लता गौतम जी का स्वागत करती हूँ और मैम से अनुरोध करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू आकांक्षा एंड थैंक यू अजय जी, आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। मुझे उम्मीद है कि जो हमारा यहाँ पे वाईपी जुड़ा हुआ है, जो जॉब सीकर जुड़े हुए हैं, जो हमारे जॉब सीकर को गाइड करने वाले लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। और ये जो फील्ड है, ये एक ऐसा फील्ड है लाइफ साइंसेस का जिसमें बहुत लोग चाहते हैं कि वो अपना कैरियर बनाए, बट किसी ना किसी वजह से शायद उस दिशा में नहीं जा पाते हैं। ये जो हमारी करियर टॉक की शुरुआत है वो हमने इस उद्देश्य से करी है ताकि जो हमारा युवा है, जो हमें हमसे रोजगार परक सुविधाओं के लिए जुड़ा हुआ है, वो इस सुविधा का भरपूर लाभ उठा सके और उन लोगों से जो कि पिछले 20-25 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है, अपनी जो गाइडेंस है, वो डायरेक्टली उन तक पहुंचा सके। शुक्रिया अजय जी। मैं चाहूंगी कि आप, क्योंकि हम टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, इस प्रोग्राम को शुरू करें और अपने अनुभव से हम लोगों को परिचित कराएं कि हम किस तरह से इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ सकते हैं और हमारा एक जो युवा है जो इस फील्ड में काम करना चाहता है, वो इस फील्ड में किस तरह से बेहतर करियर बना सकता है। थैंक यू अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर मैम और आकांक्षा जी, सो फॉर होस्टिंग अस। माय स्टूडेंट्स आर आल्सो जॉइंड इन दिस प्रोग्राम। तो मुझे आदेश हुआ है कि हिंदी में जो है बात करनी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस टॉक का फायदा उठा सकें। तो देखिए, लाइफ साइंस की अगर हम बात करते हैं तो ये बड़ा अंडररेटेड सा डिसिप्लिन शुरू से बच्चों के लिए रहा है और उसका मूलभूत कारण है कि ऐसा एक मिथ्या सी है कि इसमें पैसा इतना अच्छा नहीं मिलता है। Yes. हम उस दौर से निकलते हुए आए हैं मैडम, अगर हम ऑब्जर्व करें कि बॉय का मतलब मैथ्स और गर्ल का मतलब बायो, ये एक जो मेंटेलिटी है और वो शुरुआत से रही है। और करियर जो है, करियर का मतलब दो है, या तो मेडिकल और इंजीनियरिंग। हालांकि अब धीरे धीरे कोरोना के बाद से, जब से कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस का इवोल्यूशन हुआ है, और तो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए लोगों की जो है उत्सुकता आगे बढ़ी है। अदरवाइज 2018 से पहले गवर्नमेंट का स्किल इंडिया इनिशिएटिव और ये सब काम कर रहे थे, बट नो वन इज इतना इंटरेस्टेड कि नहीं भाई अभी भी गो फॉर कन्वेंशनल, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है। तो ये कुछ मिथ्याएं हैं जिसकी वजह से अभी भी आज के टाइम में भी अगर कोई बायोलॉजी लेता है तो उसका पहला प्रयास ये रहता है कि वो डॉक्टर बने, एमबीबीएस करे, बीडीएस करे या बीएचएमएस करे। उसके अलावा कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। अगर आप किसी 11th-12th में जाके अगर आप स्कूल में भ्रमण करें तो आप ये देखिएगा कि अगर बायोलॉजी के 20 बच्चे हैं तो उसमें से 16 से 17 बच्चे आपको लड़कियां मिलेंगी और 2 से 3 आपको लड़के मिलेंगे। और इसके अलावा एक फिर अंडरलाइन एक चीज चली जाती है कि अगर बच्चों ने ग्रेजुएशन कर भी ली, मेडिकल में नहीं हुआ, तो वो बीएड करके और टीचिंग लाइन की तरफ चले जाते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं गर्ल्स को फिर भी एक जो है क्या नाम है मोटिवेशन रहता है कि ठीक है, हम बायो करके वी कैन ऑप्ट फॉर द टीचिंग प्रोफेशन। तो अगर हम बात करते हैं लाइफ साइंस प्रोफेशन की, तो मैं बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेसर, सो मैं बात करना चाहूंगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, जिसके बेसिस पे कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाता है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स का जो एनालिसिस है वो मोस्टली हम मार्क्स के बेसिस पे करते हैं। हमारे लिए इंटेलिजेंट बच्चे का मतलब है जिसके 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं, 50 में से 40 नंबर आ रहे हैं। वो एक साइकोलॉजिकली हमारे लिए बहुत अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। बट हो सकता है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल्स उतना अच्छा ना हो और किसी स्टूडेंट का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो।
तो द पॉइंट इज दिस कि मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर हम आगे अपने जॉब सीकर्स के लिए भी और कंपनीज के लिए भी, जॉब सीकर्स के लिए भी कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करते हैं, सो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखना है कि हमारे जो मॉड्यूल है दैट शुड बी फोकस्ड ऑन लेट अस से नॉलेज, सेकंड इज एप्लीकेशन, थर्ड इज एनालिसिस, फोर्थ इज इवेल्युएशन एंड फिफ्थ इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस। क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी का, हो सकता है कि उसका पढ़ाई में इतना दिमाग नहीं लगता है बट उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है। कुछ का ऐसा होता है कि उनकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उनकी रिसेप्टिविटी बहुत अच्छी है, बट दे आर नॉट गुड फॉर कि लिटरेचर को वो रट पाए। और कुछों की ऑरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, कुछों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। और दिस इज व्हाट हम ऑल द टाइम, मैंने जितने भी अभी वर्ड्स बोले सब में स्किल वर्ड का इस्तेमाल हुआ। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें खाली, अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में भी तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम कहीं ना कहीं अभी मार्क्स बेस्ड सिस्टम पे ही रिलाई करते हैं कि जिसके अच्छे मार्क्स हैं वो उतना ज्यादा समझदार है, बट जो समझदारी है वो कहीं ना कहीं स्किल्ड बेस्ड है, टेक्निकल चीज है, इस पे हमको फोकस करना पड़ेगा। सो मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम मार्क्स we have to focus on analytical skills, critical thinking, communication skills, technical skills, teamwork, time management, problem solving skills और पैशन एंड इंटरेस्ट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज। बहुत बार ये देखा जाता है कि बच्चों को जो घर वाले कह देते हैं अच्छा ये वाला सब्जेक्ट ले लो, या घर वालों ने कह दिया अच्छा यहाँ नौकरी लगी है इसको भर दो, या अच्छा तुमको सरकारी नौकरी का फॉर्म भरना है सरकारी नौकरी भर दो। तो बच्चे अपने पेरेंट्स की मर्जी से अपना डिसिप्लिन चुनते हैं और उनका जो एक्चुअल इंटरेस्ट होता है वो चाह के भी बता नहीं पाते। क्योंकि हम जिस दौर से आए हैं, हमारे फादर साहब भी हमको कहते थे कि भैया एक्सपर्टीज ऐसी होनी चाहिए, अगर जलेबी भी बेच रहे हो तो लाइन लग के लोग खरीदें, लाइन लगा के लोग खरीदें, उसमें तुम्हारा एक्सपर्टीज होना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मान लो कोई बायोलॉजी का प्रोफेसर है, उसकी भी उतनी ही सैलरी है जितनी इंग्लिश के प्रोफेसर की है और जितनी हिंदी के प्रोफेसर की है। तो इट्स ऑल अबाउट द स्किल, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। और आप आजकल कई बार यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखते होंगे कि बहुत सारे खाना बनाने वाले बहुत मशहूर हैं और लाखों लाखों का बिजनेस कर रहे हैं, बिकॉज उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, उनकी स्किल्स है, और जिसमें कि वो उनकी एक्सपर्टीज है, जो कि हार्डली 2-2, 3-3 घंटे पूरे दिन में अपना व्यापार करते हैं। और हम जैसे लोग जो हम इतना पढ़ा लिखे, हम 10-10 घंटे जॉब करते हैं और सैलरी उनके जितनी हम बराबर नहीं कर पाते। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्योंकि अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास कुछ कैटेगरीज आती हैं कि अगर +2 के बच्चे हैं, 12th पास स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं इसको 3 भागों में लूंगा। तो मैं अगर 12th पास, जिन्होंने बायो सब्जेक्ट से 12th पास किया है जो है, उनकी अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो लाइफ साइंस के अंदर बहुत सारे डिप्लोमा हैं जो कि स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं पता है, जिसकी वजह से वो स्किल्ड होकर और एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज ले सकते हैं। जैसे कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग जिसमें एक्सरे, MRI, CT स्कैन ये सब आता है, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन योगा, डिप्लोमा इन डिमेंशिया केयरिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन डायलिसिस, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन बी कीपिंग, बायोफर्टिलाइजर डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, चाइल्ड हेल्थ, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट, सैनिटेशन। ये तमाम जो लिस्ट है ये उन डिप्लोमास की है, उन स्किल्ड कोर्सेज की है जो कि आप +2 के बाद 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा करके, क्योंकि आज के टाइम में आप देखेंगे, जब देखिए 2 चीजें पैरेलल है, अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, और जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो न्यू हॉस्पिटल्स और प्राइमरी केयर यूनिट्स भी डेवलप हो रही है। और वहां पे खाली हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं है, डॉक्टर्स का रोल तो पूरे हॉस्पिटल में अगर आप काउंट करेंगे तो 20% है, 80% तो सपोर्टिंग स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है। अगर मैं महज आपको एग्जांपल दूं एक ऑपरेशन थिएटर का, तो ऑपरेशन थिएटर में
अगर एक ऑपरेशन चल रहा है जिसमें 20 लोगों की टीम है तो डॉक्टर्स 3 से 4 ही होंगे। 16 लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको डिप्लोमा और ये एग्जांपल्स दिए, उनसे जुड़े हुए स्किल्ड लोग हैं। आगे बात करते हैं, इसमें एक डिप्लोमा फार्मेसी का भी आता है, बट ये 1 वर्ष का नहीं है, 3 वर्ष तक जाता है। अगर हम बात करें डिग्री की, कि 12th पास के बाद अगर बच्चे डिग्री करना चाहे, तो उससे पहले मैं बता दूं कि अब दिमाग में आता है कि इतने सारे डिप्लोमा हैं जो कि हम +2 के बाद कर सकते हैं, जो कि 1 वर्ष के हैं, ये आखिर कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो देखिए, हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जो कि दिल्ली में काफी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उसके और भी ब्रांचेस खुल गए हैं, कुछ डिप्लोमास वो भी ऑफर करते हैं। AMU अलीगढ़ है, जिपमर है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, जामिया हमदर्द है, NIHER है, IGMPI है, डिस्पार है, महात्मा गांधी नर्सिंग कॉलेज है, MIT यूनिवर्सिटी है, DY पाटिल पुणे है, SRM चेन्नई है, और कुछ पॉलिटेक्निक्स भी हैं जो कि इस तरीके के अप्लाइड कोर्सेज को प्रोवाइड कराते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि हमें अवेयरनेस की जरूरत है, और इसमें भी हम +2 करके 12th पास करके भी बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज को ले सकते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल सेटअप यूनिट्स हैं, हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, जान पहचान वाले, वो बताते हैं कि देयर इज अ वेरी गुड स्कोप और यू विल गेट वेरी गुड सैलरी। अब मैं एग्जैक्ट नंबर डिफाइन करना इन अमाउंट तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, बट दे आर डूइंग वेरी गुड, और अपना वो फुल टाइम करियर उसको लेके चल रहे हैं कि नहीं, हमें एक्सपीरियंस होता जा रहा है, वी आर एंजॉयिंग दैट। दूसरी बात करते हैं डिग्री कोर्सेज की। डिग्री कोर्सेज जो 3 से 4 वर्ष के हुए किए जाते हैं, तो अगर मैं MBBS, BHMS और BAMS इनको हटा दूं, तो उसके अलावा भी जैसे फिजियोथेरेपी है, आजकल आज के टाइम में जो है, किसी जमाने में लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, पर अब जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, सो बहुत सारे लोग हैं जो फिजियोथेरेपी की सर्विसेज लेते हैं, अपने घर में भी लेते हैं, बाहर जाके भी लेते हैं, जो कि मेडिसिन से जिनको रिलीफ नहीं हो रहा है, वो उस चीज को ऑप्ट करते हैं, और ये आज के टाइम में बहुत अच्छा करियर जो ऑप्शन है। नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ग्रेजुएशन होता है, एम्स कराता है। ग्रेजुएशन डिग्री आप बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं, फूड साइंस में कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं, बायोफिजिक्स में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, बायोमेडिकल साइंस में कर सकते हैं, ऑडियोलॉजी में कर सकते हैं, नर्सिंग में कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी, फॉरेंसिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, रेडियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, अपार्ट फ्रॉम जो कि हमारे कन्वेंशनल बॉटनी जूलॉजी होते हैं। इसके अलावा इतने सारे डिसिप्लिन्स मैंने आप लोगों को बताए हैं जिसमें आप BSc की डिग्री हासिल कर सकते हैं। और BSc की डिग्री हासिल करने के बाद ये जितने भी मोस्टली कोर्सेज हैं, ये आपको सिर्फ 2 ही जगह ले जाएंगे, या प्रिसाइसली कहूं तो एक ही जगह ले जाएंगे, इंडस्ट्री में। अब वो इंडस्ट्री हेल्थ इंडस्ट्री भी हो सकती है और कमर्शियल प्रोडक्ट इंडस्ट्री भी हो सकती है। ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं, वो सब सारे के सारे इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। जैसे फॉरेंसिक साइंस है, आप लोग टेलीविजन वगैरह में काफी कुछ देखते होंगे, क्राइम सीन मैनेजमेंट, फॉरेंसिक साइंस, उसके अंदर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। खासतौर से गवर्नमेंट जॉब जो लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इन फॉरेंसिक साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस में बहुत अच्छी जो है गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है, हर स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर साइंस में बहुत सारे प्रतिवर्ष बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकालती हैं। तो ये कुछ ऐसे एरिया है कि अगर जिनको लगता है कि नहीं हमें साइंस डिसिप्लिन में गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो इनके लिए कुछ अच्छे एरियाज मैं यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ। जैसे एग्रीकल्चर, इसमें हॉर्टिकल्चर और अलग अलग डिविजन्स आती हैं। तो एग्रीकल्चर इज अ कॉमन डिसिप्लिन, तो एग्रीकल्चर में आप अपना करियर बना सकते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस में अपना करियर बना सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस में ये ऐसी डिग्रियां हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स कंपैरेटिवली ज्यादा निकलती है। इसके अलावा नर्सिंग, गर्ल्स के लिए नर्सिंग का ऑप्शन है। और आज के टाइम में अगर मैं पोस्ट कोविड की बात करूं, जहाँ पे कंप्यूटर का एरा बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप बायोलॉजिकल डेटा को कंप्यूटर की हेल्प से जो है मैनेज करते हैं। सो ये आज के टाइम में ये भी जो है हाई पे जो है जॉब ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। इसके अलावा देखिए, लेट मी टेल यू, आज के टाइम में देखिए, किसी जमाने में क्या होता था कि आपने BBA किया, आपने MBA किया, उसके बाद आप कंपनी में जाके और आप मैनेजर बन गए। अब उस टाइम पे क्या, पहले जो कन्वेंशनल चीजें चलती थी कि लेटर से आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में मैनेजर बन गए। अब आपने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, या आप किसी हॉस्पिटल में जो है मैनेजर बन गए। आपने BBA और MBA किया है, आपको हेल्थ के बारे में इतनी कुछ टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, तो आप अपने क्लाइंट को, आप अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे?
ये बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी, जिस वजह से आप देखेंगे पिछले 10-15 सालों में आजकल बीटेक प्लस एमबीए का कॉम्बिनेशन, कि आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, या आपने इवन आप जान के जो है आश्चर्यचकित होंगे, एमबीए बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, यानी अब लाइफ साइंसेज फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इसके अंदर भी एमबीए आने लगे। बिकॉज आप समझिए कि अगर आप किसी वैक्सीन कंपनी में हैं और कस्टमर रिलेशन मैनेजर हैं, तो अगर आपको बायोलॉजी की, लाइफ साइंस की नॉलेज होगी, तो आप अपने क्लाइंटेल को बहुत अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे और उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आज के टाइम में जो है वो स्पेशलाइजेशन का जमाना है। एक जो है क्या नाम है कि आज के टाइम में इंडस्ट्रीज भी वो देखती है, फूड इंडस्ट्री वो ज्यादा से ज्यादा चाहती है कि अगर किसी ने एमबीए किया हुआ है तो उससे पहले उसका जो ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है अगर वो बायो से है, सो वो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि वो अपने क्लाइंटेल को ज्यादा से ज्यादा अटैच करके रखे। तो इसमें कुछ अप्लाइड डिसिप्लिन भी जोड़ आ जाते हैं, जैसे कि डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा एनालिसिस में अगर आप बायोलॉजी के हैं तो आप बायोलॉजी का डेटा बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप उन शब्दावलियों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, है ना। और डेटा एनालिसिस आज के टाइम में जितनी भी मेडिसिन कंपनीज हैं, जितने भी आपने बहुत बार सुना होगा वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, फेज 1 में है, फेज 2 में है, ये सारे जो डेटा है बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मुझे जो अब कोविड के बाद से चीजें समझ में आती हैं कि आप किसी भी डिसिप्लिन के हैं, बट आपके अंदर एक कंप्यूटर लिटरेसी होनी बहुत जरूरी है। कम से कम इतनी, जितना एफिशिएंटली आप मोबाइल चला पाते हैं उतना ही इंटरेस्ट। सो इट्स अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा सा इंटरेस्ट की बात है। जैसे मोबाइल में हम हर एप्लीकेशन चला लेते हैं, और आई थिंक सो अगर मुझसे बात करें आप या मैडम से पूछें तो शायद हम इतना अच्छे से फोन नहीं चला पाते जितना अच्छे से यंगस्टर्स चला पाते। तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी है, आप लोगों को कंप्यूटर की तरफ रुझान लाना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में हर चीज डिजिटलाइज है। सारा डेटा, चाहे वो एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सारा डेटा जो है वो डिजिटल स्केल पे चलता है। सो अप्लाइड साइंस में अगर आपका बायो का बैकग्राउंड है तो आप डेटा एनालिसिस में भी अपना करियर बना सकते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है, आपको अगर सिंपल एक कंप्यूटर नॉलेज है तो +2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद किसी भी लेवल से आप अपने जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग, एनिमेशन, मार्केटिंग। मार्केटिंग मैंने ऑलरेडी बताया कि आज के टाइम में अब स्पेशलाइज जमाना हो गया है। आज के टाइम में ये कोई नहीं है कि आपने एमबीए किया हुआ है, द पॉइंट इज दैट कि आपको उस पर्टिकुलर एरिया की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए जैसा कि मैंने बताया, आज के टाइम में एमबीए एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में, बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में ऑफर किया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर की नॉलेज जैसे अच्छी होगी वो उतना अच्छा बाहर खाद बेच पाएगा, उसकी मार्केटिंग कर पाएगा और कॉमन लोगों के क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? जब आप स्पेशलाइज्ड जॉब की बात करते हैं तो फायदा ये होता है कि क्योंकि आप उस स्पेशलाइज्ड एरिया से जुड़े हुए हैं तो आपका जो पे स्केल है वो कहीं ना कहीं एक प्रीमियम लेवल पे चला जाता है, बिकॉज आपके पास एक मार्केटिंग की डिग्री भी है और आपके पास एक बेसिक ग्रेजुएशन जो साइंस में चाहिए, जो बायोलॉजी में चाहिए, उस एरिया में चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप एक जो है क्या नाम है उसके लिए एक प्रीमियम, एक जो है एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम स्पेशलाइज्ड स्किल बेस्ड जॉब की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है इसका सैलरी पैकेज पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आज के टाइम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो चीजें कि हम आप अपने रिसर्च को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए देयर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसके अंदर पेटेंट्स आते हैं, कॉपीराइट आते हैं, ट्रेडमार्क्स आते हैं। ठीक है, उसके लिए अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं साइंस स्टूडेंट्स, उसके लिए पेटेंट एजेंट का एग्जाम है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये ओन अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी कंसल्टेंसी और अपना फर्म खोल सकते हैं। इसमें कोई लॉ बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ बैकग्राउंड। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है। और खाली ऐसा नहीं है, उस आईपीआर के अंदर जो ड्राफ्टिंग होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके लिए भी जो है क्या नाम है स्टूडेंट्स और यू कैन से लोगों की आवश्यकता होती है जो कि उस बेसिक ड्राफ्टिंग को कर सकें, जिसके लिए पेटेंट एजेंट की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल ग्रेजुएशन के बाद भी इस काम को कर सकते हैं। तीसरी जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ई कंटेंट। देखिए, एक और एरिया आता है दैट इज पब्लिशिंग। ठीक है, ये भी देखेंगे आप, बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेज हैं, ठीक है, इंडिया में भी हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी हैं। स्प्रिंगर है, एल्सवियर है, मैकग्रिल है, बहुत बड़े बड़े पब्लिकेशन, कॉर्डोवा है, बहुत बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेज हैं जो कि कंटेंट्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, अब कंटेंट्स को डेवलप करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए उनको प्रूफ रीडर्स की जरूरत होती है।
उसको कॉपी एडिटिंग की जरूरत होती है, उसको प्रूफ रीडर की जरूरत होती है, एडिटर्स की जरूरत होती है, कंटेंट चेकर्स की जरूरत होती है, प्लेजरिज्म चेकर्स की जरूरत होती है। तो ये इतने सारे जो चीजें जहाँ पे बहुत अच्छा पे स्केल, मैं अपने एक दो स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि अच्छी खासी 5 फिगर्स में मंथली सैलरी ले रहे हैं इन वर्किंग इन वन ऑफ द सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे कि वो प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग का काम करते हैं और अपने सब्जेक्ट्स रिलेटेड काम करते हैं। इसके अलावा क्वालिटी ऑडिटर्स जो है, क्या नाम है, फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप इन सब गवर्नमेंट एग्जाम्स को भी दे सकते हैं, दैट इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स की ये भी क्वायरीज आती हैं, ये भी चीजें आती हैं कि लेटर से हमको फॉरेन से पढ़ाई करनी है तो हमारे पास आईलेट्स या टॉफल होना चाहिए अगर हमको फॉरेन की डिग्री बाहर हमको जाना है। सो वी शुड नीड आईलेट्स चाहिए, टॉफल चाहिए हमें, या जीआरई चाहिए हमें। तो उसके बिना हमें बाहर एडमिशन लेना मुश्किल है। बट इसमें भी मैं आपको बता दूं कि +2 या ग्रेजुएशन के बाद या +2 के बाद अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में कोर्स कर लेते हैं, लेटर से इन जर्मन में आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, आपने फ्रेंच में सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, तो अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके उनकी वहां की लैंग्वेज में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट as well as no IELTS and GRE is required. So in most of the cases लेटर से आपको जर्मनी से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और अगर आप जर्मन भाषा में ही पढ़ सकते हैं, अगर आपको जर्मन आती है तो आपको किसी आईलेट्स किसी टॉफल की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको कोई एक्स्ट्रा फी भी पे नहीं करनी पड़ेगी। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ से जाते हैं, जहाँ पे आप कई बार सुनते हैं कि बहुत हाई फीस है, वो इसीलिए है क्योंकि उनको अपने नॉन नेटिव लैंग्वेज में पढ़ते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं जो कि वहाँ की उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। इसी तरीके से प्राग है, चेक रिपब्लिक, फ्रांस है, बहुत सारी ऐसी यूरोपियन स्पेसिफिकली कंट्रीज हैं जहां पे अगर आपको उनकी नेटिव लैंग्वेज आती है और वो आप +2 के बाद भी कर सकते हैं और आप वो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये पैरेलली एक और ऑप्शन आपको क्रिएट कर देता है, जैसे कि आज के टाइम में आप देखते होंगे जो भी ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, फॉरेन डेलीगेशंस जाते हैं, वहां पे ट्रांसलेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड पे स्केल। तो वहां पे भी जो है ट्रांसलेटर्स और उनको जो है पर आवर के हिसाब से पेमेंट मिलता है। तो एक आप एक तरीके से अपना पार्ट टाइम काम भी समझ सकते हैं कि आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, पर लेटर से यू नो जर्मन, यू नो स्पेनिश, तो आप एज अ फ्रीलांसर, एज अ ट्रांसलेटर इस काम को भी कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आगे बात करते हैं, जैसे अब बॉटनी है, जोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, इसमें अगर हम बात करें तो ISPCS के एग्जाम्स के मेन पेपर्स हैं। आप उन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं थ्रू बॉटनी, जोलॉजी। दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट कैन बी कंसीडर फॉर बीइंग हायर, यू कैन से द गवर्नमेंट जॉब्स। अगर मैं खास तौर से +2 को फोकस करके चलूं तो आज के टाइम में इग्नू का अगर हम एग्जांपल लें, इग्नू है और भी काफी सारी ओपन यूनिवर्सिटीज है जो कि अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेट होती हैं। उसमें बहुत सारे जो है, क्या नाम है, स्किल्ड बेस्ड 3 मंथ्स के सर्टिफिकेट कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कि बी कीपिंग हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, फूलों का रखरखाव किस तरीके से करना है, बी कीपिंग कैसे करनी है, मधुमक्खी पालन, शहद पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, किस तरीके से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, उसमें बेकरी का आता है कि हाउ यू मेक द बेकरी प्रोडक्ट्स, आप बेकरी के सामान कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा जो है न्यूट्रिशनल और डाइटिशियंस के कोर्सेज हैं 3 मंथ्स के, 6 मंथ्स के। सो जो कि आपको जो है लेटर से आपने कोई भी कन्वेंशनल डिग्री की हुई है, इसके अलावा ये आपको स्किल बेस्ड जॉब लेने के लिए हेल्प करेंगे। तो मेरा जरूर हमेशा ये कहना है कि कभी भी स्टूडेंट्स, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे गवर्नमेंट के फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है सभी यंगस्टर्स से, बच्चों से, कि अगर आप +2 कर रहे हैं, +2 के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या +2 के बाद आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो इन प्रोग्राम्स को जरूर साइड बाय साइड अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए पढ़ते रहें। तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एक पार्टिसिपेंट है सुमित, वो ये हाँ जानना जी, चाहते हैं कि वो BA हिंदी ग्रेजुएट हैं और अब अगर वो लाइफ साइंसेज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो ये स्विच कैसे कर सकते हैं? देखिए BA हिंदी ग्रेजुएट है तो उसमें देखिए जो कोर्सेज अगर हम आप बात कर रहे हैं डिप्लोमा की, तो वो तो देखिए +2 साइंस के बेसिस में है, बट इसके अलावा
ये कुछ स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, अगर इनको जैसे सपोज कीजिए जैसे खाद बनाना है, आज के टाइम में बायो फर्टिलाइजर्स का बहुत डिमांड है, या जैसे मैंने अभी आपको बी कीपिंग बताया, डेयरी टेक्नोलॉजी बताया, तो उस तरीके के सर्टिफिकेट या प्रशिक्षण कोर्स कर सकते हैं। जिसमें मैं आपको बताऊं, कृषि विज्ञान केंद्र जो केवी के हैं, आज के टाइम में हर जिले में एक केवी के है, आप वहां पे जाके उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वहां पे उनसे पता कर सकते हैं। जो है क्या नाम है, तो इसके लिए आपको कोई ऐसे कोई बहुत लंबे प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं। देखिए वही है ना, एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर में ज्यादा जो है, इसमें देखा जाए तो मेडिकल में तो नहीं जा सकते सुमित जी, पर जो एग्रीकल्चर साइंस है, एग्रीकल्चर का जो फील्ड है, वहां पे ये प्रशिक्षण ले सकते हैं। जैसे मशरूम फार्मिंग है, मैं आपको और छोटा सा एग्जांपल दे दूं, आज के टाइम में वो भी बहुत लाभकारी वो है, मशरूम फार्मिंग है, जो मशरूम की खेती करते हैं आज के टाइम में, और लघु उद्योगों में जो है क्या नाम है। और खाली मशरूम वो नहीं है जो हम खाते हैं बटन मशरूम, इसके अलावा मेडिसिनल मशरूम्स भी आते हैं, जैसे प्लूरोटस है जिसकी होम्योपैथिक दवाई वगैरह मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो इसमें भी ये 10 से 15 दिन का प्रशिक्षण लेके सुमित जी, और इसमें भी बहुत अच्छा अपना कारोबार भी खोल सकते हैं, और आगे किसी न किसी इंडस्ट्री को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी तो यही इनको सलाह होगी कि आप कोई एग्रीकल्चर का एरिया ढूंढिए जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली कमर्शियल है, चाहे वो आप बी कीपिंग की बात करें, चाहे डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे फर्टिलाइजर बनाने की बात करें, मशरूम फार्मिंग की बात करें, बहुत सारे जो है क्या नाम है एरियाज उपलब्ध है। इसके अलावा अगर मैं मेडिकल के जो डिसिप्लिन कहूंगा, वो सिर्फ +2 साइंस वालों के लिए ही है, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, ये सब +2 साइंस वालों के लिए। पर हाँ, जरूर खाद्य पदार्थ की इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में सुमित जी अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 दिन के, जो कि बहुत सारे फ्री भी प्रोवाइड कराए जाते हैं आजकल गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स पे, दैट इज फ्री फॉर फार्मर्स। सर नेक्स्ट क्वेश्चन संजीव जी का है, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अपना करियर बनाना है तो उसके लिए क्या कोर्सेज कर सकते हैं? देखिए, अगर संजय जी ने +2 किया हुआ है या ग्रेजुएशन, पहले तो थोड़ा सा इसका जो है थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अगर इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, अगर +2 किया हुआ है तो अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। अगर इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके बाद अगर ये न्यूट्रिशन का एक डिप्लोमा, जो 1 साल का न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स का इग्नू में होता है, 1 वर्ष का ये अपना डिप्लोमा कर सकते हैं अगर इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, और शायद +2 के बाद भी 1 वर्ष का ये डिप्लोमा कर सकते हैं न्यूट्रिशन डायटिक्स में। इसके अलावा बहुत सारे अस्पताल हैं, स्कूल्स हैं, जहाँ पे इनको जॉब मिल सकती है एज ए न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन एक्सपर्ट, क्योंकि आज के टाइम में स्कूल्स के अंदर भी बच्चों को खाने पीने का, मील्स का सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया जाता है। स्पोर्ट्स जो बच्चों को खिलाए जाते हैं, वहां पे उनको न्यूट्रिशन के चार्ट्स दिए जाते हैं। हॉस्पिटल में तो है ही है, इसके अलावा आज के टाइम में सभी अच्छे स्कूलों में न्यूट्रिशन और डाइटिशियंस को जो है अपॉइंट किया जाता है, सो दैट कि वो प्रॉपर डाइट चार्ट बताएं, और जो है क्या नाम है, खासतौर से जो स्पोर्ट्स बच्चे खेलते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली डाइट चार्ट बनाएं, और उसके बाद रूटीन में भी वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हर क्लास वाइज बच्चों के लिए करते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, और बहुत अच्छा एक एरिया भी है। और रही बात इसमें जानकारी की, तो न्यूट्रिशन में बेसिकली अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, ये 7 कंटेंट्स बेसिकली न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। तो सबकी एक तुलना है, एक मात्रा है, जिसके थ्रू आप अपने पर्टिकुलर, लेटर से किसी को मसल्स ग्रो करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा डाइट चेंज हो जाती है, किसी को वेट गेन करना है तो उसको कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट चाहिए, किसी को मसल मास डेवलप करना है उसको प्रोटीन रिच डाइट चाहिए। तो प्लस, तो इससे मुझे एक और प्रोफेशन इसमें याद आता है, जिम्स में आज के टाइम में जो अच्छे जो हेल्थ सेंटर्स है, जिम है, वो भी जो है अपॉइंट करके रखते हैं न्यूट्रिशन और डाइटिशियंस को। बहुत अच्छा करियर है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित जी का है, वो ये जानना चाहते हैं कि MSW के बाद क्या ऑप्शंस हैं? MSW मास्टर्स इन सोशल वर्क, इन्होंने MSW किया हुआ है, और उसके बाद अगर ये लाइफ साइंसेस में आना चाहते हैं तो इनके लिए क्या कोर्सेज ठीक रहेंगे? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक हमारा अंडररेटेड सा एरिया है, दैट इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट, कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें रूरल डेवलपमेंट के लिए। थोड़ा लाइट चली गई है तो मेरा आवाज आएगी। सो रूरल डेवलपमेंट इज द एरिया जहाँ पे हम बेसिकली काम करते हैं
कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि जो गांव में एग्रीकल्चर में के जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो ये अगर इन्होंने सोशल वर्क किया हुआ है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये रूरल डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। अब इसमें बायोलॉजी की बात करी जाए तो जैसे काउ डंक है, गाय का गोबर है, उससे बायोगैस तो बनाई जाती है। इसके अलावा आज के टाइम में बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी इससे बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपको अपना ही रिसर्च का बताऊं, हम जो करते हैं, हम जो है जैसे गाय का गोबर है, काउ डंक है, इसके अलावा जो सब्जियों के छिलके वेस्ट हैं या चावल की पराली है, तो जो हमारी लैब है वो उससे जो है क्या नाम है बहुत सारे ऊर्जा के प्रोडक्ट और अलग अलग चीजें बनाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, चावल की पराली एक बहुत बड़ी समस्या है जो है, जिसको में पॉल्यूशन भी होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे जब पर्टिकुलर एरिया में इसको बर्न किया जाता है, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर एक सैंड होता है सिलिका, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और जो सिलिका है इसकी हजारों यूजेस हैं, चाहे वो आप किसी कंपनी में इंडस्ट्री की बात करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, चाहे फार्मास्यूटिकल की बात करें, जो सिलिका है दैट इज वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। तो हम उस पे काम कर रहे हैं कि चावल की पराली से कैसे सिलिका को अच्छी गुणवत्ता के साथ और शुद्धता के साथ निकाला जाए। अब इससे देखिए रूरल डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है। जहां किसान परेशान हो रहा था कि वो अपनी पराली को कहाँ फेंके, कहाँ जलाए, क्या करे, अब वो कहीं ना कहीं हमें उसको सेल कर रहा है, वो हमें बेच रहा है। इसके अलावा इसी तरीके से हम कार्य कर रहे हैं, जो गन्ना का जो बगास बच जाता है, ठीक है ना, जो गन्ने का रस निकलने के बाद जो बगास बच जाता है उसके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में सिलिका पाया जाता है। और वो भी आज के टाइम में अगर आप कभी देखेंगे तो कहीं चीनी मिल के बाहर से निकलेंगे तो आपको पूरा ढेर लगा मिलेगा, जिसको कि डिस्पोज करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। उससे भी आप सिलिका बना सकते हैं, कार्बन बना सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। तो अगर आप सोशल वर्क आपने किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आप किन्हीं एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं जो कि इस रूरल डेवलपमेंट में बहुत काम करते हैं। चाहे वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी जो है क्या नाम है, बहुत सारे एनजीओ हैं जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में काम करते हैं। जैसे लोटस एचआर ग्रुप है यमुना पे, दे आर वर्किंग ऑन जो है आप जाएंगे तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लगाया हुआ है पानी को साफ करने का। इसके अलावा जो है जैसा कि मैंने आपको उदाहरण बताया, बहुत सारे एनजीओ हैं जो कि गांव वालों से इस तरीके का पराली, कचरा और गाय का गोबर ये चीजें लेके और नए नए वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो ये आपके लिए एमएसडब्ल्यू है। अब आप ये देखिए कि आपकी रुचि किस चीज में है। अगर आपकी रुचि प्रोडक्ट बनाने में है तो भी आपका वेलकम है, आपकी रुचि मार्केटिंग में है तो भी आपका वेलकम है। आप जैसे मदद, और प्रोफेशन ये कि आप दूसरे की मदद भी कर रहे हैं रूरल बैकग्राउंड की और साथ में आपकी अर्निंग भी हो रही है। तो बोथ आर द थिंग्स। तो आज के टाइम में रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत कम लोगों ने ये शब्द सुना होगा, पर इसके अंदर आज के टाइम में एमटेक कराया जाता है। जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं आईआईटीज, वो इसमें एमटेक, पीएचडी, बीटेक कराते हैं रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। और कंसेप्ट यही है कि आप नई टेक्नोलॉजी को यूज करके और गांव में जो किसान हैं जो है उनको नई नई चीजों के आविष्कार करके, जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण जैसे चावल का पराली का बताया है ना, गाय के गोबर से बायोगैस तो बनाई जाती है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। पेंट बनाया जाता है गाय के गोबर से, पेंट भी तैयार किया जाता है जो कि हीट प्रूफ होता है और जो है गर्मियों में गर्मी नहीं लगती, सर्दियों में ठंड नहीं लगती। तो उससे क्या है कि आपका जो सप्लायर है वो गांव का किसान है। तो कहीं ना कहीं जब गांव के किसान को कमाई हो रही है तो रूरल डेवलपमेंट हो रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द एरिया जहां पे ये जा सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा जी का है। वो ये जानना चाहती हैं कि अगर वो नैनो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहती हैं, स्पेसिफिकली रिसर्च में, तो वो क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए नैनो टेक्नोलॉजी में अगर अभी इंडिया की बात करूं तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है ना अभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अभी नैनो टेक्नोलॉजी इमर्जिंग सेक्टर है, अभी डेवलप हो रहा है नैनो टेक्नोलॉजी। तो और दूसरी चीज ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है एक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है जहां पे कि आप बेसिकली जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है, उनसे आप उपयोग में लाएं, चाहे वो अलग अलग। अब इसका ये जो नैनो पार्टिकल है, जो इसका मैंने आपको साइज बताया 1 से 100 नैनोमीटर, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उपयोगी है, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी उपयोगी है, ये डिजीज डायग्नोसिस में भी उपयोगी है, ये डिजीज के उपचार में भी उपयोगी है, ये मेडिसिन में भी उपयोगी है, ये ऑप्टिकल डिवाइसेस में भी उपयोगी है,
होता क्या है कि जब हम किसी चीज का साइज छोटा कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो अगर मैं इसमें रिसर्च की बात करूं तो लेटर से अगर आपने कहा कि जी मैंने नैनो पार्टिकल बनाया है, मान लो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको एक नैनो प्रोडक्ट बताता हूं, नैनो यूरिया। नैनो यूरिया हमारे भारत के ही वैज्ञानिक ने आविष्कार किया है नैनो यूरिया का। तो नैनो यूरिया क्या है, ज्यादा असरदार है। अगर यूरिया के साथ क्या समस्या होती है कि अगर जब किसान यूरिया डालते हैं खेत में तो हवा जब चलती है और गर्मी जब बनती है तो यूरिया भाप बन के उड़ जाता है। तो होता क्या है कि अगर आपने उसमें एक कट्टा डाला है तो जो प्लांट्स को उपलब्ध हो पाता है उसमें से 20%, 30%, 40% ही उपलब्ध हो पाता है, बाकी सारा वेस्ट हो जाता है। तो होता क्या है जिस उस वजह से कि मान लो आपको एक खेत में एक कट्टा डालना है तो आप 3 कट्टे डालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका 70% वेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होता है। इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होता है, प्लस आपके शरीर में जो वो चीज जा रही है एक्सेस में, उसका नुकसान होता है। बट वहीं नैनो यूरिया, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है, तो वो सेल के अंदर बहुत आराम से एंटर कर सकता है और आपको ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाता है। तो उसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी, अगर मैं यूरिया और नैनो यूरिया को कंपेयर करूं तो 10 किलो यूरिया 100 ग्राम नैनो यूरिया के बराबर। तो दिस इज वन ऑफ द एरिया। तो अगर हम एग्रीकल्चर में बात करते हैं तो फिर वो एग्रीकल्चर नैनो टेक्नोलॉजी बन जाता है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन बेस्ड वो है। अगर आपने आपने लेटर से आपने कहा मैं सर्किट बोर्ड बनाऊंगा नैनो पार्टिकल से, तो वो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। आपने कहा कि मैं नैनो यूरिया बना रहा हूं तो वो एग्रीकल्चर नैनो टेक्नोलॉजी हो जाएगा। आपने कहा कि मैंने नैनो पार्टिकल बनाया है जो कि ट्यूमर को डिटेक्ट कर लेता है, तो वो जो है क्या नाम है, मेडिकल नैनो टेक्नोलॉजी हो जाएगा। इसी तरीके से आपने कहा कि मैंने एक नैनो पार्टिकल बनाया है जिसको हम पेड़ पे देंगे, पेड़ों पे छिड़केंगे और उससे पेड़ों की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, तो वो नैनो बायो फर्टिलाइजर बन जाएगा। तो इसमें अलग अलग एरियाज हैं। नेहा जी का मास्टर्स किस चीज में है, पहले उस चीज को देखें, और उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है नेहा जी का। अगर नेहा जी ने लेटर से मास्टर्स अगर साइंस से किया हुआ है, लेटर से केमिस्ट्री से किया हुआ है, तो नैनो केमिस्ट्री बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे पेंट्स वगैरह, डायलाइसिस और बहुत सारी चीजें इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है। फिजिक्स से किया हुआ है तो ऑप्टिकल फाइबर्स से लेके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक, कैपेसिटर्स तक, बहुत तमाम एप्लीकेशन है नैनो पार्टिकल की। और बायोलॉजी से किया हुआ है तो मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल नैनो टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल नैनो टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल नैनो टेक्नोलॉजी। सो इट्स एंडलेस डिसिप्लिन और बहुत अच्छा इमर्जिंग डिसिप्लिन है। अगर आज के टाइम में अगर आप इसमें अपनी माहिरता ले लेते हैं तो आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी ये डिसिप्लिन नया नया आया है, नया नया इमर्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप एक एक्सपर्टीज में काउंट किए जाएंगे। सर, एक पार्टिसिपेंट है रिंकी, वो ये जानना चाहती हैं कि लाइफ साइंसेस की फील्ड में अब्रॉड में क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, लाइफ साइंस की फील्ड में अगर मैं अब्रॉड में ऑप्शन की बात करूं तो देखिए, ग्रेजुएट 12th के बाद थोड़ा सा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि रीजन ये है कि क्योंकि वहां की उनकी अपनी पॉपुलेशन भी है जिसको उनको कैटर कर। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको थोड़े से ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे, ग्रेजुएशन में आपको बहुत कम ऑप्शन मिलेंगे। आप कम देखेंगे कि इंडिया से लोग ग्रेजुएशन करने बाहर कम जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने ज्यादा जाते हैं, और पीएचडी करने सबसे ज्यादा जाते हैं। तो जैसे जैसे एकेडमिक आपकी डिग्री बढ़ती जाती है, आपको आसानी होती चली जाती है। उसका रीजन ये है कि यही रेसिप्रोकेट होता है फॉरेन कंट्री में, जो हमने रेसिप्रोकेट किया है। हमारे यहाँ स्टूडेंट ग्रेजुएशन करता है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर ट्राई करता है। इसी तरीके से अगर मैं जर्मनी का एग्जांपल ले लूं तो जर्मनी का बच्चा जर्मनी में ग्रेजुएशन करता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वो बाहर दूसरी कंट्री में जाके करना चाहता है, यूएस है, यूके है, जापान है, वहां करना चाहता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे सीट खाली होती है, ऐसी उनके यहाँ पे भी सीटें ज्यादा खाली होती है। तो अगर अगर आपने अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होगा, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पे देख रहे हैं तो कंपटीशन कम होगा। और अगर आप रिसर्च लेवल पे जाना चाहते हैं तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि रिसर्च ज्यादातर जो स्कोप है एशियन कंट्रीज के जितने भी फ्यूचर बर्डिंग साइंटिस्ट हैं वो सारे यूरोपियन कंट्रीज, यूएस, यूके में दे आर डूइंग वेरी गुड रिसर्च। अब इसमें बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखिएगा कि एक दिमाग में एक ये चीज होती है कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी हमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिलेगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। इंग्लिश अच्छी जब होनी चाहिए जब आप आईलेट्स या जेआरई के थ्रू जाना चाह रहे हैं और वहां पे वहां की लैंग्वेज में आप पढ़ाई करना नहीं चाहते, इंग्लिश में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको ये एग्जाम पास करनी पड़ेगी।
बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में तो आप देखेंगे जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में तो ये ट्रेडिशन आ ही गया है कि 6 क्लास के बाद से एक ऑप्शनल लैंग्वेज सिखाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो फ्रेंच है, वो जर्मन है, स्पेनिश है, व्हाटएवर। तो इसी तरीके से मैं कहूंगा कि जो +2 के बाद बच्चे जिस कंट्री में जाना चाहता है स्टूडेंट, चाहे +2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, वहां की एक लैंग्वेज में एक बेसिक कोर्स जरूर कर ले, सो दैट कि कुछ भी नहीं है तो वो वहां की लैंग्वेज में पढ़ सके। अगर जैसे मैंने आपको बताया जर्मनी में अगर आप जर्मन लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। अगर आप प्राग चेक रिपब्लिक में वहां की लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज खास तौर से, चाइना, जैसे चाइना है, जापान है, वहां पे भी आप अगर उनकी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं तो दैट इज फ्री। कॉस्ट जब आती है कि जब आप वहां पे जाके इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं तो वहां पे प्रोफेसर्स भी फिर बाहर से आते हैं, और बाहर से जब प्रोफेसर्स आते हैं तो उनको उसी तरीके से सैलरी पे भी हायर करना पड़ता है, और वो फिर सारा सिनेरियो उस तरीके से चेंज होता है। तो अगर आप ये सोच रहे चाहते हैं कि लेटर से कि भाई हमारा लैंग्वेज पे भी बहुत अच्छा कमांड नहीं है और जीआरई टॉफिल क्योंकि इसका काफी एक्सपेंसिव फॉर्म भरा जाता है, तो अगर वो नहीं करना है तो और श्योर शॉर्ट तरीके से जाना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं खास तौर से ये पता कर लें एक बार कि उस कंट्री में वहां की नेटिव लैंग्वेज में अगर पढ़ाई फ्री है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दिस इज द वेरी इजीएस्ट रूट टू गो। इसके अलावा एक चीज और भी है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मास्टर्स के बच्चे भी बैठे हैं, पीएचडी में अगर आप पीएचडी करने बाहर जाते हैं तो वहां पे जीआरई और टॉफिल काफी सारी कंट्रीज में उसकी आवश्यकता नहीं होती फॉर रिसर्च। जी। सर एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है रोनी जी का, वो ये जानना चाहते हैं कि बीटेक के बाद डेटा साइंस की फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए बीटेक के बाद डेटा साइंस तो देखिए ग्रेजुएशन कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए, इट इज ओपन फील्ड, ठीक है, क्योंकि डेटा साइंस के अंदर भी बहुत सारे डोमेन्स हैं, जैसे मशीन लर्निंग है, ऑटोमेशन है, उसमें भी बहुत सारे एरियाज आते हैं। तो लेटर से अब उनका बीटेक जो है कंप्यूटर साइंस में है तो दैट मींस वो आधे डेटा साइंटिस्ट तो वैसे ही होंगे, और अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह डिसिप्लिन में भी है तो आज के टाइम में आप देखेंगे तो बहुत एक एक महीने के शॉर्ट कोर्सेज हैं जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारे वैल्यू एडेड कोर्सेज कराती है। तो मैं ये भी बच्चों को बताना चाहूंगा ये कि जरूरी नहीं है, आप बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी फ्री में कर सकते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये आपको स्किल बेस्ड टेक्निकल कोर्सेज, कंप्यूटर बेस्ड टेक्निकल कोर्सेज, हाउ टू रन पीपीटी, हाउ टू रन माइक्रोसॉफ्ट, किस तरीके से जो है क्या नाम है गूगल मीट्स चलानी है, इसके लिए गूगल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स देता है और उसमें भी ग्रेडिंग के हिसाब से है। अगर आप तीनों ग्रेड उसको कर लेते हैं फॉर एग्जांपल तो आप कहीं ना कहीं ट्रेनर भी बन जाते हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट है, इसी तरीके से बाहर की बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो आपको, जैसे आपने न्यूट्रिशन की बात करी, वो न्यूट्रिशन का प्रोग्राम कराती है। उसमें दो ऑप्शन होते हैं कि लेटर से आपको सर्टिफिकेट चाहिए तब तो आपको पे करना पड़ेगा, बट अगर आपको सिर्फ लर्न करना है तो इट्स फ्री, तो आप जो है उसको फ्री में ऑप्ट कर सकते हैं। तो डेटा साइंस के लिए डिपेंड करता है, क्योंकि अगेन इट इज अ ह्यूज डोमेन। ये डेटा साइंस में पर्टिकुलरली क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, किस इंडस्ट्री को अप्रोच करना चाहते हैं, दैट इज द मेन इशू। और कहीं ना कहीं क्योंकि अभी देखिए एक इमर्जिंग फील्ड है, बीटेक इन डेटा साइंस शुरू कर दिया है, काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने शुरू कर दिया है बीटेक डेटा साइंस कराना, पर अगर अभी तक मैं मान के चलूं तो ये एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। जैसे कि हम लोगों में कुछों को कंप्यूटर की नॉलेज ज्यादा होती है, कुछों को कंप्यूटर के इस्तेमाल की नॉलेज कम होती है, बट हमारी पढ़ाई ना तो आपकी कंप्यूटर में है ना मेरी कंप्यूटर में है, बट हमारा एक रुझान एक डेवलप हो गया है। तो बीटेक के बाद ना ये एक चीज होती है कि बीटेक के बाद देखिए बहुत सारे सैप छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, ये लोग इंजीनियर्स करते हैं फॉर देयर वैल्यू एडिशन, क्योंकि बीटेक तो एक बेसिक डिग्री है। उसके बाद उनको किस एरिया में जाना है, किस कंपनी में जाना है, उसके मॉड्यूल के हिसाब से इनको बहुत सारे तमाम कम से कम 100-150 कोर्सेज की लाइन है जो कि उस इंडस्ट्री के हिसाब से वो ऑप्ट करते हैं, और उसी में अब एक डेटा साइंस भी जुड़ गया। सर एक पार्टिसिपेंट है नोनिश जी, वो ये जानना चाहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। देखिए बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो देखिए आप पैथोलॉजी में जाते हैं, आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, सारा बायोकेमिस्ट्री का काम है, ठीक है। जितने आज के टाइम में जो है पोस्ट कोरोना तो आप देखेंगे तो मेडिकल इंडस्ट्री में एकदम से बूम आ गया है, तो जितने भी पैथोलॉजी के वर्क्स हैं इसमें बायोकेमिस्ट की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में सारे जो जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज हैं उसमें बायोकेमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का मतलब यही है कि वो केमिकल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो उस वो बायोकेमिस्ट की रिक्वायरमेंट फूड इंडस्ट्री में भी है,
है ना। जैसे हम कई बार बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये इट इज वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, है ना। खासतौर से जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं तो आप एड सुनते होंगे, इट इज वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये बेसिकली बायोकेमिकल्स होते हैं। और इसमें मजे की बात ये है कि ये सारे आपको पेड़ पौधों से मिलते हैं, ये प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पर अगर आपको जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि ये पेड़ पौधे हम लोगों के लिए नहीं बनाते एंटीऑक्सीडेंट, अपने लिए बनाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए। पर साथ में वो इतने दयावान है कि हमें भी हजारों चीजें दे जाते हैं। तो हम जितने भी विटामिन सी ये सब बात कर रहे हैं, तो पेड़ कायदे में वो अपने बचाव के लिए बना रहा है एंटीऑक्सीडेंट, और साथ में हम भी उसका उपयोग करते हैं, है ना। तो हमें भी लाभ होता है। आइडियली देखा जाए तो हम इस धरती को कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ले ही ले रहे हैं, हम कुछ नहीं दे रहे हैं, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ यूज करते जा रहे हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में, हाँ, इसमें एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि बायोकेमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है अगर +2 के बाद बच्चे हैं, कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में करें। देखिए देयर आर टू डिफरेंट, एक सिंपल बायोकेमिस्ट्री है, एक मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है। अगर आप अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं, तो आप हॉस्पिटल्स में एज ए टेक्नीशियन पैथोलॉजी लैब में लग सकते हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि 5 डिजिट्स में ले रहे हैं, जिनकी एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में, दे आर अर्निंग इन 5 डिजिट्स। और क्योंकि और इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल यूनिट्स आ गई हैं, सब कुछ है, बिकॉज देखिए जो पैथोलॉजिस्ट है वो एमडी डॉक्टर है, वो तो लास्ट में एक रिपोर्ट देखेगा, एनालाइज करेगा, साइन करेगा, पर उससे पहले का जितना भी प्रोसेस है वो सब ये टेक्नीशियंस ही करते हैं, चाहे वो मेडिकल बायोकेमिस्ट्री वाले हैं या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वाले। इसके अलावा भी निराश होने की जरूरत नहीं है कि अगर मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में नहीं करिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद भी फूड इंडस्ट्री से लेकर तमाम जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब आप कॉस्मेटिक, ठीक है, फूड के अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वहां पे बायोकेमिस्ट लोगों की, उसके अलावा परफ्यूम्स वगैरह जितने भी बनते हैं, क्योंकि ये सब जो है प्लांट के प्रोडक्ट से बनते हैं, जितनी भी परफ्यूम्स है ये सब चीजें हैं ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनती है। मैं उसका ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सबके टॉपिक से हटके हो जाएगा। अदरवाइज ये फिनॉल, फ्लेविनॉइड, एल्कलॉइड, ये जो पदार्थ होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ये ही बेसिकली बायोकेमिस्ट्री की उपज है। जी। जितने शब्दों में और जितने प्रभावशाली शब्दों में आपने हमें ये कम्युनिकेट किया, इनफैक्ट जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी इसको सुन के बहुत ही ज्यादा उत्साहित होगा कि मुझे भी इस फील्ड में कुछ काम करना है। एंड हम अपने चारों तरफ ये सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि हम कैसे करें। तो हमारे जो ये बच्चे जुड़े हैं आज, और जो आपने जो क्वेश्चंस का आंसर बताया, उनको समझाया, उनको कैसे आगे बढ़ना है, ये जान करके मुझे नहीं लगता हमारे जितने लोग यहाँ पर हैं उनमें से कोई भी ऐसा होगा जो कि ये नहीं कहेगा कि इस टॉपिक पे हमें एक बार और दोबारा फिर से आपसे जुड़ना है या आगे आके आपसे गाइडेंस लेनी है। थैंक यू सो मच अजय जी। मैं बिल्कुल आपको ये मैडम, हम बताना आपके एक चाहूंगी, कॉल पे उपलब्ध हैं हमेशा बच्चों के लिए। ये जो तो है आपका बड़प्पन है। मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो YouTube पे पड़ा रहेगा, हमारे आपका जो वीडियो है ये YouTube पे रहेगा। जितने वाईपीस जुड़े हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने एरिया के जितने बच्चे हैं, इनके जिनको आप गाइड करते हैं, जो आपके पास आते हैं, उन सबको YouTube लिंक भेजें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको देखें और अपने कैरियर ग्रोथ को आगे बढ़ाएं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।